हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांगरमऊ उन्नाव से आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज के रिलेवेंस में बहुत ज़रूरी है जानना यदि आप एचआर और एचआर से रिगार्डिंग कोई भी नौकरी आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं। इसमें टॉपिक में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसका टाइटल है आपका द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। क्यों ज़रूरी है, देखिए ये रीज़न है जो आपको इसको समझने में हेल्प करेंगे। पहला, लेबर लॉज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप बेटरली। एम्प्लॉयज़ के जो राइट हैं उसको आप समझ पाएंगे। लेजिस्लेटिव जितनी भी कंप्लाइंसेस हैं उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। एचआर और पेरोल कैसे काम करता है, मैनेजमेंट में कैसे काम करता है, उसकी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन को समझ पाएंगे। रोल इन सोशल जस्टिस क्या रहेगा, प्लस इन सब के साथ साथ यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक ये टॉपिक आता है। एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसमें आपका ये आता है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका आएगा। यदि आप सीए और सीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए ये रिलेवेंस है। टोटल मिला के ये निकलता है कि ये आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग प्लस वैल्यूएबल है। तो हम आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा हम जानेंगे। पहले एक्ट को समझने से पहले हम एक उसकी भूमिका को समझेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि वेज और सैलरी दोनों में क्या अंतर है, मजदूरी और तनख्वाह में क्या अंतर है। तो वेजेस रिफर टू द मॉनेटरी कंपनसेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर इन एक्सचेंज ऑफ देयर लेबर और सर्विसेज। किसके द्वारा दिया जाता है? एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? वर्कर को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक मॉनेटरी कंपनसेशन, पैसे दिए जाते हैं। किसके एक्सचेंज में? लेबर और सर्विसेज के एक्सचेंज में, जो बेसिकली किस बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं? घंटे के हिसाब से, डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस आपसे पहले से ही डिस्कस कर ली गई है वर्कर से, उसके बेसिस पे। ऑन द अदर हैंड सैलरी क्या होती है? ये एक फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट है। क्या शब्द है? फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट, जो एम्प्लॉयर के थ्रू दी जाती है। किसको? एम्प्लॉय को। यूजुअली कब दी जाती है? हर महीने दी जाती है, मंथली बेसिस पे दी जाती है। जो क्या काम करते हैं? प्रोफेशनल या ऑफिस रिलेटेड काम करते हैं। यूजुअली दोनों में कोई डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि वेजेस जो हैं वो आपको अधिकतर जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्क है उसको परफॉर्म करने के लिए दी जाएं, और सैलरीज वो होती हैं जो आपको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क को परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं। दोनों में 10 डिफरेंसेस हैं, और भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, पर मैंने अभी यहाँ आपके लिए एक 10 डिफरेंसेस का चार्ट बनाया है, एक टेबल बनाया है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पहला है डेफिनेशन। तो क्या होगी? पेमेंट की जाएगी किसके लिए? लेबर के लिए, जो आपको घंटे या दिन के हिसाब से होगी। सैलरी में क्या होगा? फिक्स पेमेंट होगा, आपको प्रोफेशनल काम करने के लिए पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ वर्क। नेचर में क्या होगा? मैनुअल और अनस्किल्ड लेबर, जिसके लिए हमें कोई अलग से स्किल या प्रोफेशनल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। उस नेचर के जो भी जॉब होंगी वो वेजेस में आएंगी। सैलरी में क्या है? जनरली स्किल्ड मैनेजरियल या प्रोफेशनल वर्क जो है, जो परफॉर्म करते हैं, उनको सैलरी का पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है पेमेंट फ्रीक्वेंसी। यूजुअली कब दिया जाता है? डेली या वीकली बेसिस पे आपको दिया जाता है। सैलरी जो है वो अधिकतर मंथली दी जाती है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन का बेस। कैलकुलेशन क्या होगा? या तो पर पीस जो आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से, या पर आवर्स आप जितना परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से वेजेस कैलकुलेट होती हैं। सैलरी का घंटे या काम से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो पहले से ही क्या होगी? फिक्स्ड होगी। जॉब सिक्योरिटी, वेजेस के अंडर लेस या मिनिमम जॉब सिक्योरिटी आती है, और सैलरी में आपको हायर जॉब सिक्योरिटी मिलती है। बेनिफिट्स या पर्क्स क्या हैं? जो वेजेस है उसमें रेयरली, मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई बेनिफिट रहते हैं, जबकि सैलरी में आपको बोनस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एचआरए हो गया, डीए हो गया, टीए हो गया, ये सारे बेनिफिट्स जॉब के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। कितना रेगुलरिटी है, कितना आपको जो सैलरी है, जो पेमेंट है वो आपको मिलेगा, इसकी श्योरिटी रहती है। तो
इनकम में वेरी बेस्ड ऑन द डेज वर्क। आपने मान लीजिए एक दिन 8 घंटे काम किया, अगले दिन 6 घंटे काम किया, तो पहले दिन जिस दिन 8 घंटे काम किया वो 8 घंटे के हिसाब से पेमेंट होगा, और दूसरे दिन यदि आपने 6 घंटे काम किया तो आपको 6 घंटे के हिसाब से पेमेंट होगा। जबकि सैलरी में क्या होता है, स्टेबल होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यूजुअली ये कैजुअल और टेम्परेरी वर्कर्स रहते हैं, और सैलरी पर्सन जो होगा वो यूजुअली परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर रहता है। फिर आता है ओवर टाइम पे, एलिजिबल फॉर ओवर टाइम पे बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा आवर्स। यदि आपके 8 घंटे फिक्स हैं तो उसमें आप 9 या 10 घंटे काम करते हैं तो आप 2 घंटे के एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। जबकि सैलरी में ऑफ्टन ऐसा देखा गया है, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि ओवर टाइम का कोई अलग से पेमेंट नहीं होता। यदि प्रोविज़न है तो पेमेंट होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, जो भी डेली वेजर्स हैं, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, खिलौना फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कपड़े बनाने वाली टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं, वो सब वेजेस में आएंगे, वर्कर्स में आएंगे। जबकि जो सैलरी है उसमें टीचर्स, मैनेजर, इंजीनियर्स ये सब आते हैं। तो दीज आर द 10 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वेज एंड सैलरी। ये क्या हैं, 10 ऐसे महत्वपूर्ण अंतर हैं जो मजदूरी और वेतन में आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो टाइप ऑफ वेजेस, कितने तरह की वेजेस जो हैं, मजदूरी कितने तरीके की मिलती है। पहला है मिनिमम वेज, पीस वेज, कॉन्ट्रैक्ट वेज, वेज इन काइंड, इफिशिएंसी वेज, रियल वेज, लिविंग वेज एंड फेयर वेज। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, टाइप्स हैं जिसमें वेजेस हमारी मिलती हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा जान लेंगे कि मिनिमम वेजेस है क्या, क्योंकि हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट ही पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि मिनिमम वेजेस होती क्या है और कितने तरीके की वेजेस हैं। तो पहला है मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस होती है द लोवेस्ट वेज लीगली अलाउड। पहला ही शब्द आप देखिए कितना ज़रूरी कह रहा है, लोवेस्ट वेज लीगली अलाउड। क्या हो रहा है, कानून के द्वारा जो सबसे कम निश्चित की गई है वो धनराशि, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स। रोटी कपड़ा मकान इज द बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड। आपको क्या हो, सर के ऊपर छत हो, पहनने के लिए कपड़ा हो और 2 टाइम का निवाला आपके पेट में जाए, ये हमारी बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स होता है। नेक्स्ट आता है फेयर वेज, द वेज दैट इज मोर देन मिनिमम वेज। क्या होती है, मिनिमम वेज से कुछ ज़्यादा होगी और फेयर वेज से कुछ, लिविंग वेज से कुछ कम होगी। ये इन दोनों के मिनिमम और लिविंग वेज के बीच में वेरी करती है, इसका अमाउंट आता है मिनिमम वेज बट लेस देन द लिविंग वेजेस कंसिडर एम्प्लॉयर्स एबिलिटी। जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको नौकरी पर रखा है, उसकी पेइंग कैपेसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन। इन सारी सिचुएशंस में वो कितना प्रॉफिटेबल है उसी हिसाब से वो क्या करेगा, फेयर वेज का पेमेंट करेगा। नेक्स्ट आता है आपका लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या है, वो पेमेंट जो सफिशिएंट है आपको रोटी कपड़ा मकान प्लस इंश्योरेंस प्लस हेल्थ सिचुएशन और एजुकेशन आपके बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए सफिशिएंट रहता है, उतनी वेज को हम लिविंग वेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है नॉमिनल वेज, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द वर्कर विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई जो बढ़ती है, महंगाई को एडजस्ट किए बिना जो एक्चुअल पैसे मिल रहे हैं वो आपके किस में आते हैं, नॉमिनल वेज में आते हैं। रियल वेज क्या है, द परचेजिंग पावर ऑफ नॉमिनल वेजेस, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन एक्चुअली बाय। वो पैसे, परचेजिंग पावर हम लोगों की जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता जाता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो परचेजिंग पावर है वो घटती जाती है। आपने सुना होगा कि पहले के जो लोग हैं या जो माता पिता हैं, उनसे पुराने जो दादा दादी हैं, वो अधिकतर ये कहते हैं कि हम 100 रुपये लेके जाते थे और घर का सारा सामान ले आते थे। अभी आप 1000 रुपये भी लेके जाएंगे तो आपको घर का सारा सामान नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि जो रियल वर्ल्ड है वो महंगाई के साथ एडजस्ट कर रहा है, महंगाई के साथ और चीज़ें वस्तुएं महंगी हो रही हैं, इसलिए हमारी रियल वेज क्या हो गई, वो जो परचेजिंग पावर को एक्चुअली शो करती है। नेक्स्ट आ गया टाइम वेज।
आपने जितने घंटे ड्यूटी परफॉर्म की है उसके हिसाब से जो पेमेंट मिलेगा वो टाइम वेज होगा। बेसिकली समझिए कोई मजदूर है जो फूल चुगने वाली जगह पे काम कर रहा है, क्या वो हम पर फूल तो नहीं गिन सकते कितने फूल चुने, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कितने घंटे उसने काम किया उसके हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है पीस वेज। कुछ जॉब्स ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें परफेक्शन की डिमांड होती है, उसको हम टाइम बाउंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पेंटिंग बनाना, कोई आजकल वेल आप देखते होंगे वॉल पे अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स होती हैं, डेकोरेशन के लिए अलग अलग आइटम होते हैं, तो उसमें पीस, एक इंसान कितने घंटे में कितने पीस बना रहा है या कितने पीस बना रहा है, बस इसी पे उसकी वेज डिपेंड करती है। यदि एक पीस का 100 रुपये है और उसने एक दिन में 10 पीस बनाए हैं तो उसको 1000 रुपये का पेमेंट हो जाएगा। जिसने 8 पीस बनाए उसको 800 रुपये का पेमेंट हुआ। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। तो ये पहले से फिक्स होती है। कॉन्ट्रैक्ट में ये डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और ये बताया जाता है कि भाई आपको इतना पेमेंट एक दिन का मिलेगा या आपको इतना पर वीक का पेमेंट मिलेगा, जॉब आपकी ये है। फिर आता है आपका वेज इन काइंड। तो ये अधिकतर हम एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है कि जो लोग बट्टे पे जमीन लेके काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जितना हमने गेहूं उगाया उसका इतना % आप हमें दे दीजिए। उसमें पैसे नहीं मिलते हैं, उसमें क्या मिलेगा, जो गुड्स आपने उगाए हैं वही आपको मिलेंगे। तो ये हो गया वेज इन काइंड। इफिशियंसी वेजेस हायर देन मार्केट वेजेस पेड टू इंक्रीज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड लॉयल्टी। बिकॉज हम लोग किस युग में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ पे एक क्वालिटी वर्कर को अपने पास रखना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है। तो इफिशियंसी वेज उस वर्कर को दी जाती है जिसको लगता है कि हमें होल्ड करके रखना है और इस वर्कर को कंपटीशन के कारण किसी दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी में नहीं जाने देना है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई लेबर को जिस वजह से जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो रेगुलेशन में आया। तो पहली प्रॉब्लम थी लो वेजेस। वेजेस जो थी वो इच्छा पे डिपेंड करती थी एम्प्लॉयर के कि वो किस हद तक उसको कम से कम दे सकता है। नेक्स्ट थी लॉन्ग वर्किंग आवर्स। जो घंटे थे काम करने के वो बहुत ज़्यादा थे, मैक्सिमम थे। द पुअर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन जो थी साफ सफाई नहीं रहती थी, कोई एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, नौकरी आज है कल रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। नो लीगल प्रोटेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री में काम करते समय कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से कंपनसेशन का जो काम है वो एम्प्लॉयर का होता है, पर क्योंकि कोई लीगल एक्शन नहीं था, कोई लीगल बॉडी नहीं थी, इसलिए एम्प्लॉयर की दया पे डिपेंड करता था कि वो कितना कंपनसेट करेगा। एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अपनी इच्छा से जो वर्कर थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे। चाइल्ड एंड फीमेल लेबर अब्यूज़, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जितना भी काम कराइए वो शिकायत नहीं करते, वैसे ही फीमेल्स थी और चाइल्ड था, इनका क्या था, लेबर को अब्यूज़ किया जा रहा था, काम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे लिया जाता था। अब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी भी अब्सेंट थी, नहीं देखने को मिलती थी। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्सेस, क्योंकि उस समय ट्रेड यूनियन नए नए बन रहे थे, नए नए इनेक्ट हो रहे थे, तो ट्रेड यूनियन का भी जो रोल था वो बहुत कम था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था लेबर फोर्स। नेक्स्ट था सस्पेंशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, जब इच्छा होती थी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था, लोगों को जो वर्कर्स थे उनको ट्रेड यूनियन से रजिस्टर होने की जो महत्व है वो नहीं पता था, कम अवेयर थे। नेक्स्ट आपका आता है क्या क्या की हिस्टोरिकल पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 रेगुलेशन में आया। तो सबसे पहले 1920 में श्री KGR चौधरी ने क्या प्रपोज किया कि एक वेज बोर्ड होना चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से। ईच इंडस्ट्री में कम से कम क्या होना चाहिए, मिनिमम वेज को डिसाइड करने के लिए वेज बोर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें की पॉइंट आया 1928 में ILO के यहाँ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कन्वेंशन नंबर 26
और रिकमेंडेशन नंबर 30 में ये किया गया कि आपको क्या बनाना है, वेज फिक्सिंग मशीनरी को फॉर्मुलेट करना है। फिर आपका 1943 में लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई, जिसने was appointed to examine wage, hours, housing, social conditions and employment based on recommendations of the Standing Labour Committee and Indian Labour Conference. Standing Labour Committee और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि कम से कम हम ये एग्जामिन करें, ये स्थिति देखें कि क्या एक्चुअल स्थिति है जो आपको मजदूरी मिल रही है उसकी, हाउसिंग की, सोशल कंडीशन क्या है जिन लोगों को ये दिया जा रहा है, और एम्प्लॉयमेंट की क्या व्यवस्था है। नेक्स्ट आपका 1947 में एक ड्राफ्ट बनाया गया मिनिमम वेजेस बिल के नाम से, जो किसने वाज डिस्कस्ड इन द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस किया गया और एक ड्राफ्ट तैयार किया गया मिनिमम वेजेस बिल के नाम से। फिर आपका 1946 में 8th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग लेबर कमिटी रिकमेंडेड इन एक्टिंग अ सेपरेट लॉ फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवरिंग वर्किंग आवर्स, मिनिमम वेज एंड पेड हॉलीडेज। कौन सी थी? 8वीं मीटिंग थी स्टैंडिंग लेबर कमेटी की, जिसने ये कहा, ये प्रपोज किया कि हमें एक सेपरेट एक्ट बनाना होगा मिनिमम वेजेस के लिए, जिसमें हमें कम से कम क्या कवर करना होगा, उन सारे ही सेक्टर्स को कवर करना होगा जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको वर्किंग आवर का कम से कम हिसाब देना होगा, मिनिमम वेजेस कितनी देनी चाहिए इसका, और एक पेड हॉलीडेज का भी प्रोविज़न उसमें होना चाहिए। तो 11 अप्रैल 1946 में मिनिमम वेज बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। फिर आपका 15 मार्च 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट पास हुआ और इम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे एक्ट के? तो पहला इसका है सेफ गार्ड वर्कर्स के जो हित हैं उनको सेफ गार्ड करना, उनको बचाना इस एक्ट का मेन उद्देश्य था। स्पेशली दोज वनरेबल ड्यू टू इलिटरेसी एंड लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर, वो लोग जो इलिटरेट हैं, जो अनपढ़ हैं और वो जिनका बार्गेनिंग पावर बहुत कम है या नहीं है, अपनी बात नहीं रख पाते हैं मैनेजमेंट के सामने, इंश्योरिंग दे आर पेड फेयरली। क्या होना चाहिए कि उनको जितना काम है उसके बदले उतना ही पैसा मिलना चाहिए। द एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, इसमें ऐसा नहीं है कि मेल को ज़्यादा और फीमेल को कम, क्या है ये जेंडर न्यूट्रल है। वर्कर इज अ वर्कर ऑफरिंग इक्वल प्रोटेक्शन टू बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स अंडर इट प्रोविजंस। जो भी इसमें प्रोविजंस बनाए गए हैं उसमें सारे ही जेंडर को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो आइए हम लोग इसकी अब एक हिस्ट्री जान चुके हैं, हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम एक्ट का जो मेन पोर्शन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। अभी ये हमारी ब्रीफ हिस्ट्री थी, यहाँ से हमारा एक्ट शुरू होता है। तो किसी भी एक्ट में सबसे पहला जो डेफिनेशन सेक्शन आता है वो मैक्सिमम सेक्शन 2 के अंडर ही रहता है। तो हमारी पहली डेफिनेशन है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो आता है आपका सेक्शन 2G। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कौन से हैं? मीन्स एनी एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। सारे एम्प्लॉय जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे उन सबको 2 शेड्यूल्ड में डिवाइड किया गया। 2 लिस्ट ऐसी बनाई गई जिनको हम लोगों ने शेड्यूल कहा। पहली में 21 या 22 कुछ एंट्रीज हैं जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में आती है। जो दूसरा शेड्यूल है उसमें आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। तो जो भी शेड्यूल में एम्प्लॉयमेंट आए उनको क्या कहा गया? शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कहा गया। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन H, वेजेस। तो वेजेस मीन्स ऑल द मनी दैट अ वर्कर इज इंटाइटल्ड टू गेट फॉर डूइंग देयर जॉब्स। वो सारा पैसा जो उनको जो काम दिया गया है उसको करने के बाद मिलता है एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से, वेदर रिटन और अंडरस्टूड। ये देखिए लाइन बड़ी ही समझने वाली है। वो
लिखित में भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, बस जो वर्कर है उसको समझ में आना चाहिए। इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा? हाउस रेंट अलाउंस, HRA। हाउएवर ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि वेजेस डज नॉट इंक्लूड, वेजेस में कौन सी चीज़ें नहीं जोड़ी जाती हैं? पहला है वैल्यू ऑफ फ्री हाउसिंग। यदि कोई हाउस फैसिलिटी HRA वो आपको दे रहा है, कोई भी फ्री हाउसिंग देगा तो उसका पैसा आपको ये वेजेस में नहीं जुड़ेगा। दूसरा आता है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मेडिकल केयर, और है एनी अदर फैसिलिटी एक्सक्लूडिंग बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, उनको छोड़ के और कोई भी सुविधा दी जाएगी तो वो आपकी वेजेस में इंक्लूड नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है पर वो भी वेजेस का पार्ट नहीं होती हैं। तो पहला है प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड्स और एनी सोशल इंश्योरेंस स्कीम, सोशल इंश्योरेंस कोई ले रखा है उसका पैसा, टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस और ट्रैवल बेनिफिट्स, एनी मनी गिवन टू कवर स्पेशल वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस और ग्रेचुटी। ये सारे जितना भी लिस्ट है ये वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो सेकंड आता है आपका डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय विच इज कवर इन सेक्शन 2I। 2I में आपकी दी गई है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? मीन्स एनी पर्सन हु वर्क्स फॉर मनी, वेजेस, वेदर द वर्क इज स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल और क्लerical in a type of job whether minimum wages have been fixed by the government। ठीक है, कौन होगा बंदा जिसको वेजेस मिल रही हैं, चाहे वो स्किल्ड नेचर स्किल्ड है उसका काम, अनस्किल्ड है, मैनुअल है या क्लरिकल है, और किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम वेजेस फिक्स की गई हों। इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें और कौन चीज़ें जोड़ी जाती हैं? कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आता है पेपर में कि पीपल हु वर्क फ्रॉम होम, जो लोग घर से काम कर रहे हैं। कई बार आजकल क्योंकि MSMEs का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है तो उसमें छोटे छोटे काम हैं जिनको लेडीज़ घर से करती हैं, जैसे बुनाई करना या किसी साड़ी पे डिज़ाइन करना, ये सारे काम वो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो वो भी आपकी किस में आएंगी? एम्प्लॉय में कवर की जाएंगी। जैसे स्टिचिंग का काम है, क्लीन का काम है, डेकोर का काम है, फिनिश का काम है, रिपेयर गुड्स का काम है, ये सारे काम जो भी वर्कर है घर से कर रहा है तब भी वो एम्प्लॉय के अंडर, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंडर आएगा। इट्स ऑल्सो इंक्लूड एनीवन द गवर्नमेंट डिक्लेयर टू बी एम्प्लॉय अंडर दिस एक्ट। गवर्नमेंट जिसको कहती है कि हमारा एम्प्लॉय है वो भी इसके अंडर कवर होगा। पर किसको इंक्लूड नहीं करता है? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो भी आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉय हैं उसको ये एक्ट कवर नहीं करता है, क्योंकि हम लोग किस में चल रहे हैं? शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। जितने भी शेड्यूल में सेक्टर दिए गए हैं सिर्फ उसमें जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया है वही एम्प्लॉयज़ को हम लोग एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में रखते हैं। नेक्स्ट आएगा एम्प्लॉयर। तो ये आपका आता है सेक्शन 2E में। हु इज एम्प्लॉयर? अ एम्प्लॉयर इज एनीवन हु हायर्स वन और मोर वर्कर। किसको हायर करता है? दो या दो से ज़्यादा वर्कर्स को हायर करता है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू समवन एल्स। क्या हो सकता है? वो खुद हायर कर सकता है या किसी दूसरे के थ्रू उसको हायरिंग कर रहा है, नौकरी दे रहा है, फॉर देमसेल्स और फॉर अनदर पर्सन, खुद के लिए या वो मीडिएटर है किसी दूसरे के लिए हायर कर रहा है। इन जॉब्स वेयर मिनिमम वेजेस हैव बीन सेट बाय द लॉ, उस सारे एम्प्लॉयमेंट में जहां मिनिमम वेजेस एक्ट आपकी डिसाइड कर दी गई है लॉ के द्वारा। दिस इंक्लूड्स फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में कौन होगा? मैनेजर। ठीक है, द मैनेजर नेम्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट इज कंसिडर्ड द एम्प्लॉयर। फर्स्ट अथॉरिटी कौन आएगा? मैनेजर। इन गवर्नमेंट जॉब वेयर मिनिमम वेजेस अप्लाई, वो सारी सरकारी नौकरियां जहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाई होता है, द ऑफिसर और अथॉरिटी अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द वर्कर, और इफ नो वन इज अपॉइंटेड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। किसी ऑफिसर को HR का, जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का अपॉइंट किया गया है पर्सन, ऑफिसर रखा गया है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अदरवाइज
इन केस किसी को भी नहीं किया गया है तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है लोकल गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे म्यूनिसिपैलिटी होती है उसमें अपॉइंटेड ऑफिसर, और इफ नन कोई भी नहीं अपॉइंट किया गया है तो जो आपका सीईओ होगा वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। इन ऑल अदर जॉब्स कवर्ड अंडर द एक्ट, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वर्कर्स और पेइंग देयर वेजेस ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनर, वो कोई भी इंसान जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैनेज करने के लिए वर्कर्स को, और पेमेंट करता है वेजेस का किसके बिहाफ पे, ओनर के बिहाफ पे। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं विच इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 2B। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल्ड हमारे दो हैं जिसमें 21 एंट्रीज आते हैं और एक दूसरा जिसमें एग्रीकल्चर आता है। कैरिड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे रेलवेज हो गया, माइंस हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, पोर्ट्स हो गया, ये सारे, और कोई भी कॉरपोरेशन जो लॉ के द्वारा स्थापित की गई है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जो भी उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और बाकी इसमें जो भी नहीं आएंगे इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है डेफिनेशंस। सेक्शन 2 सेक्शन ए एंड बी, चाइल्ड, अडोलसेंस और अडल्ट। तो चाइल्ड कोई भी वो पर्सन है जो 14th ईयर 14 साल से कम उम्र का जो भी बच्चा है वो चाइल्ड में आएगा। अडोलसेंट वो कोई भी बच्चा जो आपका 14 का हो चुका है पर 18 का नहीं हुआ है। 14 से लेके 18 के बीच में जितने भी आएंगे वो अडोलसेंट की डेफिनेशन में आएंगे। और अडल्ट वो हैं जो अपने 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 18 से ज़्यादा के हैं, वो सब अडल्ट में आएंगे। तो ये एक रिलेशनशिप हम लोगों को देखने को मिलती है कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, क्योंकि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जितने भी आपकी एंट्रीज होंगी उनमें एक एम्प्लॉयर होगा और उसके अंडर एक एम्प्लॉय काम कर रहा होगा। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 3, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो इनको हम लाइन बाय लाइन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। Appropriate government shall fix the minimum rates of wages payable to employees in an employment specified in part 1 and 2 of the schedule। ठीक है, appropriate government क्या कर सकती हैं, shall, the word is कि वो क्या कर सकती हैं, फिक्स कर सकती हैं वेजेस किसके लिए, जो पार्ट 1 और 2 में आता है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के। इन केस in the case of an employment covered in Schedule 1, the minimum rates of wages must be fixed for the entire state, no parts of the state being omitted। क्या होगा कि जो शेड्यूल्ड 1 में आती है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के 1 में आती है, उसमें जो भी वेजेस फिक्स की जाएंगी वो पूरे स्टेट के लिए की जाएंगी, कोई भी पार्ट स्टेट का नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट कवर्ड इन शेड्यूल 2, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के सेकंड में जो पार्ट कवर होता है विच इज एग्रीकल्चर, द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस मे नॉट बी फिक्स्ड फॉर द एंटायर स्टेट, पार्ट ऑफ द स्टेट मे बी लेफ्ट आउट ऑल टुगेदर। कुछ पार्ट्स के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रोविज़न अलग बने और कुछ पार्ट्स के लिए प्रोविज़न अलग बने। अधिकतर ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें भूमि भी है और पहाड़ भी हैं, पर दोनों में एग्रीकल्चर में बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि पहाड़ पे जो खेती होती है उसकी नेचर अलग है और मैदानी एरिया में जो खेती होती है उसका नेचर अलग है। इसलिए जो भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट 2 में आते हैं उनके लिए अलग अलग मिनिमम वेजेस फिक्स की जा सकती हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें, इफ़ दे आर लेस देन 1000 एम्प्लॉय इन द होल स्टेट, क्या होगा, 1000 से कम जो हैं किसी स्टेट में एम्प्लॉयज़ हैं,
किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में कवर हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे नॉट फिक्स मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। क्या करेगी? मे नॉट, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकते। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को फिक्स, पर जैसे ही ये क्या हो जाएगा 1000 या उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल फिक्स मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। ठीक है, 1000 एक नंबर है, 1000 से कम है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, पर जैसे ही ये 1000 से ज़्यादा हो जाते हैं तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। आइए हम लोग नया सेक्शन देखते हैं, विच इज सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, डिफरेंशिएशन इन वेज रेट्स। ठीक है, तो वाइल फिक्सिंग और रिवाइजिंग वेजेस डिफरेंट रेट में बी सेट बेस्ड ऑन, क्या होगा कि हम लोग जब वेजेस को रिवाइज करते हैं, फिक्स करते हैं, तो बहुत सारी कैटेगराइजेशन आता है जिसको हम लोग पे रोल बोलते हैं। तो उसके लिए अलग अलग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स की जा सकते हैं। जैसे डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट कैटेगरी है, उसमें अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग रेट डिसाइड की जा सकती हैं। डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क विद इन द सेम एम्प्लॉयमेंट, किसी एक सिंगल शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिफरेंट क्लास ऑफ, जैसे मैनेजरियल है, क्लरिकल है, मैनुअल है, इन सब के लिए जो रेट हो सकती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती है। एज एंड स्किल लेवल, जैसे चाइल्ड के लिए अलग होगा, एडोलसेंस के लिए अलग हो सकता है, अप्रेंटिस के लिए अलग हो सकता है, और एक है इसमें जोग्राफिकल लोकेलिटीज़। जैसे जैसे जोग्राफिकल नेचर बदलता है, साइट बदलती है, वैसे वैसे आपका डिफरेंट रेट उस पर मिनिमम वेजेस की फिक्स की जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच इज सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, टाइप्स ऑफ मिनिमम वेज रेट्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स्ड और रिवाइज। किस किस में कर सकती है? द गवर्नमेंट कैन फिक्स 4 कैटेगरीज ऑफ वेज रेट। ठीक, एक हो गया मिनिमम टाइम रेट, घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। मिनिमम पीस रेट, पर पीस जो आप बनाएंगे सामान उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। गारंटेड टाइम रेट, कि पर पीस है पर आपको मिनिमम इतने पैसे का पेमेंट होगा। यदि मान लीजिए आपको टॉय को पेंट करना है, आपका जो काम है वो ये है कि आपको किसी खिलौने को पेंट करना है, आप एक दिन में 4 ही खिलौने पेंट कर पाए, जिसका आपका पैसा हुआ 400 रुपये। पर यदि गारंटेड टाइम रेट है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि 800 रुपये कम से कम पेमेंट होगा, तो आपको 800 रुपये का पेमेंट होगा। यदि आप 9 खिलौने बनाते हैं तो उस केसेस में आपको 800 नहीं 900 रुपये का पेमेंट होगा। नेक्स्ट आता है फॉर पीस वर्कर्स टू इंश्योर मिनिमम अर्निंग, ये इंश्योर करने के लिए कि कम से कम उसको ये सिक्योरिटी रहे, उसको अपने नेचर में ये सिक्योरिटी रहे कि इतना पैसा तो हमको कम से कम मिलेगा ही। ओवर टाइम रेट्स, आ हायर रेट फॉर ओवर टाइम वर्क एप्लीकेबल इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मिनिमम रेट। ठीक है, ओवर टाइम रेट जो होती है वो, यदि आपके काम के घंटे 8 हैं पर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो जो 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा काम किया उसकी रेट्स को भी डिसाइड कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब आ गया सेक्शन 4, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो क्या क्या वेज, मिनिमम वेज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पहला आ गया बेसिक रेट क्या है, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस एडजस्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस में क्या चीज़ें आती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, प्लस ये आपका बेसिक रेट में आता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस में यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो उन सबको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस में रखते हैं। ये नहीं तो उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, बेसिक रेट विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल असेंशियल सप्लाईज। कंसेशनल असेंशियल सप्लाईज अधिकतर जैसे चावल है, गेहूं है, कुछ तेल, कुकिंग ऑयल है, ये सब आपका किस में आ जाता है? इसेंशियल सप्लाईज में आ जाता है। इसको कंसेशनल रेट पे अवेलेबल कराती है
किसमें, पहले हम लोग उसकी कैश वैल्यू डिसाइड करेंगे और उसको आपको बेसिक वेज में जोड़ के मिनिमम रेट्स डिसाइड किया जाएगा। ऑल इंक्लूसिव रेट कौन कौन जुड़ेगा, बेसिक रेट जुड़ गई, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जुड़ गया, प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल असेंशियल सप्लाईज। तो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है या तीसरा हो सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस कंप्यूटेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, जो इस काम को करने के लिए कंपिटेंट है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानती है कि इस कार्य को करने के लिए ये पर्सन जो है, ये जिसको हम हायर कर रहे हैं, वो अथॉरिटी क्या हो, कंपिटेंट हो। एट इंटरवल एंड इन मैनर एज डायरेक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, किस हिसाब से काम होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस हिसाब से डायरेक्ट करेगी उसके बेसिस पे ही मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस डिसाइड होंगी। किसके अंडर, सेक्शन 4 के अंडर। अब क्या प्रोसीजर है फॉर फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। दो मेथड हमें देखने को मिलते हैं, पहला है कमिटी मेथड, दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड। तो जो कमिटी मेथड है वो सेक्शन 5 के A1A में आता है, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे कि कमिटी मेथड किस में आता है, सेक्शन 5(1)A में आता है। तो पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या उसको वेजेस को फिक्स करना है, रिवाइज करना है। फिर वो क्या करेंगे, एक कमिटी को अपॉइंट करेंगे। यदि हमारा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट बड़ा है, कई शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हैं और एक कमिटी के लिए वो कार्य ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए सब कमिटीज़ का भी प्रोविज़न है। कमिटी कंडक्ट इंक्वायरी एंड गिव एडवाइस ऑन वेज फिक्सेशन और रिवीजन। कमेटी क्या करेगी, इंक्वायर करेगी, देखेगी क्या जितना पैसा मिल रहा है वो सफिशिएंट है कि नहीं, उन लोगों का जीवन यापन हो पा रहा है कि नहीं, और उसके हिसाब से एक ड्राफ्ट बनाएगी जिसमें उनकी एडवाइस होंगी, जिसमें कंक्लूजन्स होंगे। एक पूरा ड्राफ्ट करके वो किसे करेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर द कमिटी एडवाइस, जो भी कमेटी की एडवाइस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास आई है वो उसको कंसीडर करेंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पब्लिश नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट। अब क्या होगा, जितने उन्होंने एडवाइस दी हैं, जितने उन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं, तीन सिचुएशन होती हैं। पहला, जितने रिकमेंडेशन आए हैं हम उनको 100% अप्लाई कर दें। दूसरी सिचुएशन कि जो रिकमेंडेशन आए हैं उसको हम कुछ चेंजेस के साथ इम्प्लीमेंट कर दें। तीसरा कि हम उनमें से कुछ एक्सेप्ट करें और कुछ को टोटली रिजेक्ट कर दें। वो सारा अब फाइनल ड्राफ्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है और उसको अपने ऑफिशियल गैजेट में छाप के रिलीज कर देती है, पब्लिश कर देती है। होगी क्या सिचुएशन कि ऑफिशियल गैजेट में कोई डेट दी जाएगी कि इस डेट से ये एक्ट अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए आज है 18 जून, तो 18 जून को उस ऑफिशियल गैजेट में लिखा है कि 1 जुलाई से ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट, रिवाइज रेट जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो जैसे ही 1 जुलाई होगा, एम्प्लॉयर को नई रिवाइज रेट के हिसाब से मिनिमम वेजेस का पेमेंट करना पड़ेगा। इन केस ऑफिशियल गैजेट में कोई डेट नहीं दी गई है, उस सिनेरियो में आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बीतने के बाद, जैसे आज जून है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 18 सितंबर को ऑटोमेटिकली जो आपका न्यू रिवाइज रेट हैं वो एम्प्लॉयर को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है, यदि ऑफिशियल गैजेट में कोई डेट है तो उस डेट से रिवाइज रेट लगेंगी। यदि कोई डेट नहीं दी गई है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स, जिस दिन से ऑफिशियल गैजेट इशू हुआ है उसके 3 महीने जब बीत जाएंगे तो जो नई रिवाइज्ड रेट्स हैं उसके हिसाब से एम्प्लॉयर को मिनिमम वेजेस का पेमेंट करना पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन मेथड। तो क्या प्रोसीजर है फॉर फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो नोटिफिकेशन मेथड हमारा दूसरा तरीका है जो सेक्शन 5(1)B में आता है। तो पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको फिक्स करना है या रिवाइज करना है मिनिमम रेट्स को, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को। पब्लिश प्रपोजल इन द ऑफिशियल गैजेट, क्या करेगी, जो भी ड्राफ्ट है वेजेस के रेट का, इफेक्टिव डेट, उसका एक प्रपोजल पब्लिश करेंगी। मिनिमम 2 मंथ्स टाइम गिवन
फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको कम से कम 2 महीने का समय दिया जाएगा। ये समय ज़्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम 2 महीने का समय होगा कि जितने भी ड्राफ्ट बनाए गया है, जो भी उसमें मिनिमम रेट्स को लेके चेंजेस किए गए हैं, उन पे वो शोध करें, एनालाइज करें, ड्राफ्ट करें और जो भी उनका रिकमेंडेशन है उसको दें। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑल ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो भी ऑब्जेक्शन या सजेशंस दिए जाएंगे उस पर दोबारा पुनः अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर करेगी और फिर क्या करेगी, उसके बाद कंस्टिट्यूट करेगी। किससे? एडवाइजरी बोर्ड जो है उससे कंसल्ट करेगी, जो उन्होंने बनाया है किसके लिए, मिनिमम रेट को फिक्स समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए। एडवाइजरी बोर्ड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैंडेटरी इन दिस मेथड फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस, क्या मैंडेटरी है? एडवाइजरी बोर्ड का होना जरूरी है। पब्लिश फाइनल नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, सारा ड्राफ्ट बनने के बाद क्या होगा, वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा। फिर से हम लोगों के साथ वही सिचुएशन होगी कि यदि ऑफिशियल गैजेट में कोई डेट दी गई है तो उस डेट से हमारा मिनिमम वेजेस का पेमेंट होने लगेगा। यदि कोई डेट नहीं दी गई है तो 3 मंथ्स जैसे ही खत्म हो गए उसके बाद वो इफेक्ट में रिवाइज रेट आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं बर्ड आई व्यू में कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पहले क्या करेगी, फिक्स करेगी या रिवाइज करेगी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, एक प्रपोजल तैयार करेगी, उसको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको देगी कि इस प्रपोजल को अध्ययन करिए, इस ड्राफ्ट को देखिए कि इसमें और क्या क्या सजेशन हो सकते हैं, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। कम से कम उन्हें 2 महीने का समय देगी। फिर वो सारे सजेशन ऑब्लिगेशंस दोबारा से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास आएंगे और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी किससे, एडवाइजरी बोर्ड से, जो नोटिफिकेशन के हिसाब से मैंडेटरी है, होना ही होना चाहिए। फिर जैसे ही सारे सजेशन, जैसे ही सारे कंक्लूजन फाइनल ड्राफ्ट में आ जाएंगे तो उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा और जो डेट होगी या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स जो आपकी नई डेट्स होंगी, वो नए रेट्स होंगे मिनिमम वेजेस के, वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब एडवाइजरी बोर्ड क्या है इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। Advisory board is appointed by the appropriate government to coordinate committee under section 5 and advise on fixing and revising minimum wages। अभी हम लोगों ने देखा कि नोटिफिकेशन में क्या होना चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड जरूर होना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करेगी, क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कमिटी के काम को। कंपोजिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव और इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक है, एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एम्प्लॉयर की ट्रेड यूनियन है वो लोग हो सकते हैं, या जो उनकी यूनियन है उनके द्वारा जो लोग नामित किए जाते हैं वो लोग एम्प्लॉयर की साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम सिनेरियो एम्प्लॉयज पे भी अप्लाई होता है। जैसे ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड है तो वो ट्रेड यूनियन के जो उनके सिलेक्टेड मेंबर्स हैं या जिनको वो अपने थ्रू भेजते हैं वो लोग एम्प्लॉयज की साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट पर्सन। तो इंडिपेंडेंट पर्सन एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय से भिन्न होता है, उसको इन दोनों के हित से मतलब नहीं होता है या इन दोनों के हित से वो नहीं जुड़ा होता है। क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। समझिए एम्प्लॉयर्स की तरफ से 6 लोग आए, एम्प्लॉय की तरफ से भी 6 लोग आए, तो टोटल 12 हो गए। कितना नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 1/3, तो 12 का 1/3 हो गया 4 लोग। तो इंडिपेंडेंट पर्सन कितने नहीं होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें कौन होगा, एटलीस्ट 1 विमेन, तो उन 4 में से कम एक विमेन होनी चाहिए और उन्हीं 4 में से क्या होगा, एक बंदे को चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसको समझ लेते हैं हम एक बार और, कौन कौन क्या कॉम्पोजिशन होगा एडवाइजरी बोर्ड का, एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव और इंडिपेंडेंट पर्सन जो 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल मेंबर्स का,
उसमें एक महिला जरूर होनी चाहिए और इसी इंडिपेंडेंट पर्सन में से एक पर्सन को चेयरपर्सन अपॉइंट करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। ये इसका एक चार्ट है कि एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन मेंबर होंगे, एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव और इंडिपेंडेंट पर्सन्स। अब सेक्शन 8 में आता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वेज फिक्सेशन पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेट स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन मिनिमम वेजेस। अब क्योंकि पूरे देश में विभिन्न विभिन्न स्टेट्स हैं, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एकता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें भी सेम वही सिचुएशन है कि एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे जो 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 1 विमेन होनी चाहिए और चेयरपर्सन को यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। क्योंकि क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है। अब सेक्शन 11 में, क्योंकि भारत में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी हैं जहाँ जो पेमेंट है वो कैश के साथ काइंड में भी किया जाता है। इसमें भी 3 तरीके की सिचुएशन हो सकती है। पहला, फुल पेमेंट इन कैश, जो भी आपकी वेज है उसका फुल कैश में पेमेंट कर दिया जाए। दूसरा, कैश एंड काइंड, कुछ पैसा आपको कैश में दिया जाए और कुछ पैसा आपको काइंड में दिया जाए। जबकि कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ऐसे हैं जैसे एग्रीकल्चर, वहाँ पे मिनिमम जो पेमेंट है वो कैश रहता है, मैक्सिमम जो वेजेस का पार्ट है वो काइंड में पे किया जाता है। तो इसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, इसी को एक रूपता देने के लिए सेक्शन 11 में प्रोविजन बनाया गया है वेजेस इन काइंड। तो मिनिमम वेजेस शैल बी फिक्स्ड इन कैश, किस में होनी चाहिए, कैश में होनी चाहिए। इफ कस्टमरी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज्ड पेमेंट इन काइंड, क्या कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये डिसाइड कर सकती है कि जो पेमेंट है वो किस में हो, काइंड में हो। काइंड में मतलब जो आप गुड्स या सर्विसेज उगा रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को आपको एज अ पेमेंट दे दिया जाए। यदि आप चावल की खेती कर रहे हैं तो जो आपका वेजेस का पेमेंट हो वो पर किलो चावल के हिसाब से हो। Appropriate government may authorize supply of essential commodity at concessional rate through notification। क्या कर सकती है कि जो आपकी essential commodities है उसको कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कराइए अपने वर्कर को, और वो किस में कंसिडर किया जाएगा, वो भी आपका कंसिडर किया जाएगा वेजेस में। पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, सेक्शन 12। मैंडेटरी पेमेंट, जो भी आपका सैलरी का पेमेंट है वो क्या है, मैंडेटरी है। जो भी वेजेस का पेमेंट है वो एक मैंडेटरी पेमेंट है, उसको टाला नहीं जा सकता। मिनिमम वेजेस मस्ट बी पेड, देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, अधिकतर शैल बी में भी यूज हो रहा है, पर यहाँ क्या शब्द हुआ है, मस्ट बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जो आपका एम्प्लॉयर है, कभी कभी पहले समय पे ये होता था कि एम्प्लॉयर ये दुहाई देता था कि भाई बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, 4 साल से प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आपकी जो भी वेजेस है वो नेक्स्ट महीने में पे करेंगे या 4 महीने बाद पे करेंगे। एम्प्लॉई जो है वो भी यही समझता था कि हाँ भाई मालिक संकट में है, तो हम क्या करें, अपने पेमेंट को डिले करते जाएं। तो जब पेमेंट होता था तो वो 4 महीने की जगह 4 महीने की सैलरी का ना होके 2 महीने की सैलरी का होता था, और फिर नेक्स्ट प्रॉमिस कर दिया जाता था कि नेक्स्ट हम आगे पे कर देंगे। बट जब से आपका मिनिमम वेजेस एक्ट आया है तब से क्या हो गया है, एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हो या ना हो, फाइनेंशियल सिचुएशन फेवरेबल हो या नॉन फेवरेबल हो, पर आपको क्या करना है, वेजेस का पेमेंट करना ही है, मस्ट पे। एम्प्लॉयर मस्ट पे मिनिमम वेजेस एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5। जो आपका कमिटी या नोटिफिकेशन के माध्यम से डिसाइड की गई है रेट, रिवाइज की गई है, फिक्स की गई है, उसी के रेट के हिसाब से आप मिनिमम वेजेस पे करेंगे
टू ऑल एम्प्लॉयज इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट. नो डिडक्शन अलाउड एक्सेप्ट एज ऑथराइज्ड बाय द लॉ. डिडक्शन कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट में वो मेंशन रहता है कि यदि आप इतना स्पॉइल करेंगे गुड्स या सर्विसेज को ट्रायल एंड एरर में तो आपकी सैलरी से डिडक्शन कर लिया जाएगा. इसका भी प्रोविजन है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं. डिडक्शन का भी मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड है कि इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं करना है, कि सैलरी मान लीजिए 5,000 है और डिडक्शन 5,500 है, ऐसा नहीं होता है. तो कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है. किसके बावजूद, मतलब क्या है कि जो ऑथराइज ने माना है उसके अलावा और कोई डिडक्शन आपके नहीं हो सकते. टाइम एंड कंडीशंस. पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम एंड अंडर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस. तो प्रेस्क्राइब्ड टाइम क्या है? पहले ऐसा होता था कि संडे के दिन बुला लिया वर्कर को और उसको कहा कि ऐसा करो, आ तो गए ही हो, आज ही पेमेंट होना है, 2 घंटे काम भी कर लो. तो वो ऑथराइज्ड नहीं है. मिनिमम वेजेस क्या कहती है? किसी भी वर्किंग डे के दिन आप पेमेंट करेंगे. दूसरा, हॉलीडे के दिन आप पेमेंट नहीं करेंगे. संडे को बुला लिया, नहीं आप नहीं कर सकते. रात को 12 बजे बुला के कहिए कि हम सैलरी का पेमेंट करेंगे, तो वो भी नहीं कर सकते. जब आपका वर्किंग आवर है उसी के अंडर करना है, वर्किंग डे के ही अंडर आपको पेमेंट करना है. नो कॉन्फ्लिक्ट विद अदर लॉज. बहुत सारे लॉज हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, उसके साथ इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. ये दिस सेक्शन डज नॉट ओवरराइड, मतलब उसको उसके ऊपर ओवरराइड नहीं करता है. उसको जो भी प्रोविजंस मिनिमम वेजेस एक्ट में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बनाए गए हैं, उसी के साथ कोऑर्डिनेट करता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता. नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 13, फिक्सेशन ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डे. ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर क्या हो गए? 8 घंटे यदि आपके 6 दिन की वर्किंग है और 9 घंटे यदि आपकी 5 दिन की वर्किंग है, तो 9 से 10 दिन. नॉर्मली आपके 1 वीक में 48 आवर्स की वर्किंग होनी चाहिए और 1 दिन छुट्टी का ज़रूर होना चाहिए. तो क्या है? फिक्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स विद इंटरवल्स, बीच में आपका लंच ब्रेक आता है. फिर प्रोवाइड फॉर वीकली रेस्ट डे विद पे. ऐसा नहीं कि आप संडे के दिन छुट्टी दे रहे हैं तो पैसे काट लेंगे, नहीं, वो संडे का दिन भी किस में आएगा? आपका पेमेंट में कवर होगा. इंश्योर ओवर टाइम पे फॉर वर्क ऑन रेस्ट डे. यदि आपको संडे या कोई और डे डिसाइड किया गया है रेस्ट डे के रूप में और उस दिन आपसे काम कराया जाता है, तो उसका भी ओवर टाइम पे मिलेगा. इसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, और ये भी कंडीशंस पे डिपेंड करता है. जैसे अर्जेंट या इमरजेंसी वर्क, मान लीजिए कोई इमरजेंसी वर्क है, कोई ऐसा अर्जेंट वर्क है कि परफॉर्म करना ही है, तो उसको आप अलग रखेंगे, एक्सेप्शन में मानेंगे. कोई भी इंटरमीडिएट एम्प्लॉयमेंट आ गया, वर्क नीड टेक्निकल, मतलब कोई टेक्निकलिटी खराबी हो गई तो टेक्नीशियन को बुला के कि भाई इसको ठीक कर दो, अदरवाइज जो पूरे दिन का काम है वो रुका रहेगा. ये सब किस में आता है? एक्सेप्शंस में आता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. ओवर टाइम के लिए क्या एक्ट्स हैं जो सेक्शन 14 में कवर किया गया है? इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स बियॉन्ड द फिक्स आवर्स ऑफ अ नॉर्मल वर्किंग डे, they must be paid at the overtime rate as prescribed under this act or any other applicable law, whichever is higher. मान लीजिए इसमें कहा गया है कि ओवर टाइम की जो रेट है वो डबल होगी, पर किसी और एक्ट में कहा गया है कि जो ओवर टाइम की रेट है वो ट्रिपल होगी जो आपकी नॉर्मल पे है. तो 1 घंटे के लिए आपको 100 रुपये मिलते थे, आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो 200 रुपये मिलने चाहिए, पर इसमें कहा गया एक्ट में डबल होनी चाहिए तो आपको 400 रुपये मिलेंगे. दूसरे एक्ट में कहा गया कि 3 गुना होना चाहिए तो आपको 600 रुपये मिलेंगे. तो दोनों के हिसाब से कौन सा का? विच एवर इज हायर. तो आपको क्या मिलेंगे? ओवर टाइम के लिए 600 रुपये का पेमेंट मिलेगा. हाँ, तो सेक्शन 15 में हम लोग देखेंगे कि वेजेस फॉर वर्कर्स हु वर्क फॉर लेस देन द नॉर्मल वर्किंग आवर या नॉर्मल वर्किंग डे. नॉर्मल वर्किंग डे के जो डिसाइड है उससे कम जो काम करते हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न बनाए गए हैं सेक्शन
15 में, इफ अ डेली रेटेड एम्प्लॉय वर्क्स फॉर लेस देन द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, क्या है, कोई भी नॉर्मल डेली रेटेड जो एम्प्लॉय है वो कम काम करता है किससे, जो नॉर्मल वर्किंग आवर डिसाइड है उससे, तो जर्नली उसको क्या किया जाता है, फुल डेज की वेजेस का पेमेंट किया जाता है, अनलेस द शॉर्ट फॉल इज ड्यू टू देयर ओन अनविलिंगलीनेस टू वर्क और अदर एक्सेप्शंस, जो वो कहता है कि मैं नहीं काम करना चाहता, मैं हाफ डे काम करूंगा, हाफ डे की मुझे छुट्टी चाहिए, उस सिनेरियो में सिर्फ उसको हाफ डे का पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 16, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क। कोई एक एम्प्लॉय है जो एक या एक से ज़्यादा नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, इफ़ एन एम्प्लॉय परफॉर्म 2 और मोर टाइप ऑफ वर्क्स विद डिफरेंट minimum wage rates, the employer must pay wages according to the rates applicable for each class of work। जो भी वो काम कर रहा है, दो कर रहा है, तो दोनों की जो भी मिनिमम रेज और मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिसाइड है उसके हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा, बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंड ऑन ईच। दोनों ही नौकरियों पे उसने जितना समय दिया है उसके हिसाब से उसको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो डिसाइड हैं उसका पूरा पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाएगा। अब सेक्शन 16 में हम देखते हैं मिनिमम टाइम रेट फॉर पीस वर्क। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम पर पीस के हिसाब से परफॉर्म करते हैं, पर ड्यू टू आर्टिस्टिक नेचर ऑफ द जॉब उसमें टाइम कभी कभी ज़्यादा लग जाता है और पीस थोड़े कम बनते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था कि मान लीजिए एक पीस बनाने पे आपको 100 रुपये का पेमेंट होगा और आप 4 ही पीस बना पाते हैं, जबकि मिनिमम जो टाइम रेट डिसाइड किया गया है वो आपका 800 है, तो आपको 400 की जगह 800 का पेमेंट होगा। पर यदि आप 4 की जगह 9 पीस बनाते हैं तो आपको 900 रुपये का पेमेंट होगा, 800 रुपये का नहीं। 800 रुपये का पेमेंट तब एप्लीकेबल है जब आप पर पीस जितना डिसाइड है या पर पीस आप कम बना रहे हैं, 800 से कम जब आप बना रहे हैं, 8 पीस से कम बना रहे हैं, तो आपका मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स विच इज़ इन सेक्शन 18। तो उसमें क्या है कि आपको प्लेस के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से रिकॉर्ड्स को, रजिस्टर को प्रॉपरली मेंटेन करना है ताकि क्या हो सके कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन हो। वेज पेमेंट की आपको रिसिट जो एम्प्लॉय है उसको इशू करनी है और प्रॉपर उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अब इसमें लास्ट सेक्शन है विच इज़ वन ऑफ द लास्ट सेक्शन है सेक्शन 20 क्लेम्स, जिसमें क्या आएगा आपका, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ क्वालिफाइड ऑफिसर। क्या करेगी, एक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है जो हो सकता है कमिश्नर फॉर वर्कर्स कंपनसेशन और लेबर कमिश्नर, एज द अथॉरिटी टू हियर क्लेम्स रिलेटेड टू अंडर पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, रेस्ट डे वेजेस और ओवर टाइम अंडर द एक्ट। क्या होगा, एक पर्सन को, एक क्वालिफाइड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो क्लेम्स को सेटल करेगा। उसकी क्वालिफिकेशन जो अपॉइंट किया जा रहा है ऑफिसर, वो कमिश्नर या लेबर कमिश्नर के बराबर होनी चाहिए। वो किसके रिलेटेड क्लेम्स को सेटल करेगा, अंडर पेमेंट जो वेजेस एप्लीकेबल होनी थी, मान लीजिए 1 जुलाई से रिवाइज रेट होके आई थी, पर उसका पेमेंट सितंबर से करना शुरू किया न्यू रिवाइज रेट के हिसाब से, तो जुलाई से सितंबर के बीच के जो पैसे का डिफरेंस होगा उसके सेटलमेंट के लिए रेस्ट डे वेजेस, संडे के दिन या कोई और छुट्टी का दिन था उस दिन काम किया तो उसके सेटलमेंट, और ओवर टाइम के। एम्प्लॉयज और देयर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी एम्प्लॉयर के हित को रिप्रेजेंट कर सकता है। मे फाइल क्लेम्स विद इन 6 मंथ, ये जो 6 मंथ का पीरियड है ये बड़ा अहम पीरियड है। क्या होना चाहिए, जो भी अनसर्टेनिटीज हैं उनका क्लेम 6 महीने के अंदर होना चाहिए, एक्सटेंडेबल फॉर वैलिड रीजंस। After hearing both the parties, the authority may order payment of dues and
compensation up to 10 times of the shortfall in minimum wages। क्या कर सकती है? मैक्सिमम 10 टाइम्स, जितना भी उसने कम पेमेंट किया है उसका 10 गुना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। ये ऐसा अथॉरिटी जो है वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकती है। इफ द क्लेम इज फाउंड टू बी, मतलब ऐसा फाउंड किया जाता है कि जो क्लेम्स थे वो फ्रॉड थे, वो मिसफिट थे, वो अप्रोप्रिएटली नहीं डिजाइन किए गए थे, तो उसके लिए कितना फाइन? 50 रुपए का फाइन लगेगा। किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर या जो भी पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। सेक्शन 22 में कवर किया गया है क्या क्या पेनल्टीज हो सकती हैं। जो कुछ ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए आपको पेनल्टीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, द एम्प्लॉयर हु पेज लेस देन द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड फॉर द वर्कर्स क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वायलेट रूल्स अंडर सेक्शन 11 इज लाइबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है, पेमेंट नहीं कर रहा है, लेस पेमेंट कर रहा है, वो सब क्या है? सेक्शन 13 के अंदर पनिशेबल ऑफेंस में आते हैं। द पेनल्टी में इंक्लूड इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 6 मंथ, 6 महीने का कारावास, या 500 रुपए का फाइन, या दोनों हो सकता है। वाइल इम्पोजिंग द फाइन, द कोर्ट मस्ट बी कंसिडर एनी कंपनसेशन ऑलरेडी awarded to the employee in relation to preceding under section 20 of the act। तो क्या होगा? मान लीजिए बीच में उसने कोई पेमेंट कर दिया है, तो जो उसका अमाउंट रखा जाएगा 6 महीने के पनिशमेंट के ऊपर, 6 महीने की सजा और 500 रुपये में वहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ हमारा जो एक्ट है वो ख़त्म होता है। इसके एक क्विक रिवीजन के लिए हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं। आइए उसको हम देखते हैं कि कितना आप आंसर कर पा रहे हैं, कितना गेन किया है हम लोगों ने पढ़ते में। व्हेन डिड द मिनिमम वेजेस एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया? कब अप्लाई हुआ? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1948, 11 अप्रैल 1946 और 1 मई 1947। 2 मिनट का समय लीजिए। इसका आंसर है बी, 15 मार्च 1948। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 अप्लाइड टू विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट? किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई होता है? ओनली गवर्नमेंट जॉब, ओनली प्राइवेट सेक्टर जॉब, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ओनली? तो इसका आंसर है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस अंडर द एक्ट? कौन है जो लाइबल है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करने के लिए? पहला, पार्लियामेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, लेबर यूनियंस, या सुप्रीम कोर्ट? द आंसर इज स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम ऑल्सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। तो चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट? क्या मेन उद्देश्य है मिनिमम वेजेस एक्ट का? ए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को रोकना। बी, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को रोकना। टू इंश्योर फेयर वेजेस फॉर वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनको एक फेयर अमाउंट का पेमेंट देना। या डी, to increase tax revenue? The answer is C, to ensure fair wages for workers। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, which of the following is not a method for fixing revising minimum wages under the act? ध्यान से देखिएगा, नॉट को बोल्ड में लिखा है। कौन सा ऐसा है जो मेथड नहीं है रिवाइज या फिक्स करने के लिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस? तो पहला दिया है कमिटी मेथड, नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन मेथड, ऑक्शन मेथड, और डी दिया हुआ है ए और बी आर करेक्ट, मतलब कमिटी और नोटिफिकेशन मेथड होते हैं रिवाइज करने के लिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो इसका आंसर होगा सी, ऑक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं,
under the act, minimum wages may be fixed by the hour, day, month और filling the blanks इसमें दिया हुआ है, तो क्या किसके बेसिस पे डिसाइड हो सकती है? ईयर, वीक, प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर है वीक। तो हमारी मिनिमम वेजेस किस हिसाब से पे हो सकती हैं? फिक्स हो सकती हैं घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से या महीने के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच सेक्शन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट डिफाइंस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? कौन से सेक्शन में दिया है? तो हमने पहले ही इसको शुरुआत में बताया था, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 5 या सेक्शन 7। जैसे कि मैंने कहा पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में आती हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम वेजेस वंस फिक्स्ड अंडर द एक्ट कैन बी रिवाइज एट लीस्ट एवरी। कब रिवाइज किया जाएगा? कम से कम कितने इंटरवल पर रिवाइज किया जाएगा? ए है 10 ईयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर। द आंसर इज डी, 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट? हायरिंग माइनर्स, पेइंग लेस देन मिनिमम वेजेस, डिलेड वेज पेमेंट, नॉट प्रोवाइडिंग लीव्स। तो इसका आंसर होगा सी, डिलेड वेज पेमेंट। वेज को पेमेंट करने में डिले किया गया वो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम वेजेस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, दिस मीन्स ओनली मेंस आर कवर्ड, बी ओनली वीमेन्स आर कवर्ड, सी it applies equally to male and female workers, D it applies only to transgender workers. Now the answer is C, only applies equally to male and female workers. तो here is your answer sheet. हम लोग लास्ट पे आते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर सुमन देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज, बांगरमऊ, उन्नाव। थैंक यू।